आज का वीडियो है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में मेल्स में, यानी कि ब्लैडर नेक इंसिजन जिसको बोलते हैं। मेल्स में कंसर्न हमेशा अलग रहते हैं फीमेल्स के बजाय। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में डायग्नोसिस के बारे में भी पूरी बात हमारी हुई। अब जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेल्स में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो ब्लैडर नेक इंसिजन होता है। वो वैसे बहुत ही एफिकेशियस है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसके रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कंसर्न है जो कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होती है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी कि सेक्स के समय सामने सीमेन बाहर नहीं आएगा और सीमेन ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ब्लैडर की ओर चला जाएगा। बाहर ना आने के बाद उस समय इजैकुलेशन ड्राई लगेगा और लेकिन सीमेन जाके मिल जाएगा यूरिन में और अगली बार यूरिन के साथ आएगा। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर यूरिन का टेस्ट करके देखें तो उसमें स्पर्म्स दिखाई देते हैं। इसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। तो मेल्स में जब भी बीएनआई करेंगे तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का एक कंसर्न रहता है और ये कॉमनली हो जाता है। ये कंसर्निंग बात रहती है सेक्सुअली एक्टिव मेल्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि सीमेन कम आ रहा है, सडनली एक चेंज महसूस उनको होता है कि क्या हुआ है, ये ड्राई क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, ख़ास तौर से अगर किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं है तब तो उनके लिए और भी ये कंसर्निंग रहता है। इसके लिए ट्रेडिशनली हम सीमेन को पहले प्रिजर्व भी करवाते हैं लैब्स में बिफोर गोइंग अहेड विद ब्लैडर नेक इंसिजन। लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंस ने इस दिशा में बड़ी तरक्की करी है, जिससे उन सारे लोगों को जिसमें ये ऑपरेशन की ज़रूरत यंगर एज में पड़ जाती है उनको फ़ायदा हुआ। तो उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इजैकुलेशन की मैकेनिज्म क्या है और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्यों है। तो अगर हम ये समझें कि ब्लैडर में यूरिन और सीमेन दोनों ही पेशाब के रास्ते से आगे से निकलते हैं, लेकिन जब सीमेन निकलता है तो यूरिन नहीं साथ में निकलता। तो इसका कारण क्या है? अगर हम ठीक से देखें तो ब्लैडर को कंट्रोल करने की दो जगह हैं, एक ब्लैडर नेक और एक प्रोस्टेट के नीचे यहाँ पर, जो कि स्फिंक्टर है। जो सीमेन टेस्टिस से आएगा वो सीमेन आके प्रोस्टेट के अंदर, इन दोनों मैकेनिज्म के बीच में सीमेन आके जुड़ता है यूरिन के रास्ते से। तो जब यूरिन होनी होती है तब तो दोनों ही कंट्रोल की जगह खुल जाती हैं और ब्लैडर में से यूरिन पेशाब के रास्ते बाहर आता है। लेकिन जब सीमेन आना होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के एंड पे, तब सिर्फ नीचे वाला रास्ता खुलता है और ऊपर वाला ब्लैडर नेक उस समय पे बहुत ज़ोर से टाइटली बंद होती है और सीमेन को ऊपर नहीं जाने देती और वो फोर्सफुली बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वही ब्लैडर नेक को हम इंसाइज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सीमेन ऊपर चला जाएगा, ब्लैडर में यूरिन से मिक्स हो जाएगा और फिर बाद में यूरिन के साथ आएगा, उस समय बाहर नहीं आएगा। इस इजैकुलेशन की मैकेनिज्म को जब और अच्छे से समझा गया कि ब्लैडर नेक इंसिजन में कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी और कई लोगों में प्रॉब्लम नहीं होती थी, जब और ठीक से उसको देखा गया तो ये समझा गया कि जो इजैकुलेशन की प्रिजर्वेशन है वो ब्लैडर नेक पे एग्जैक्टली ना होकर प्रोस्टेट के जहाँ पर ये मिलता है आकर, उससे ही थोड़े ऊपर का प्रोस्टेट का टिश्यू है, वो ही एक कैप की तरह उसको प्रिजर्व करके रखता है, वहाँ पे उसको ऊपर जाने से रोक देता है। इसी फैक्ट का फ़ायदा उठाते हुए मॉडिफिकेशंस हुए बीएनआई ऑपरेशन में। उनमें सबसे प्रमुख और सबसे पहला था कि यूनिलैटरल बीएनआई, यानी कि दो, ट्रेडिशनली ब्लैडर नेक इंसिजन दोनों तरफ किया जाता है, एक सिरे से लेके नीचे तक दो तरफ में ब्लैडर नेक को इंसाइज करके कट दे दिए जाते हैं ताकि यूरिन के आने के लिए ब्लैडर नेक जो जोर लगा के जहाँ कंस्ट्रिक्ट होती है तो वो ना हो। ऐसा देखा गया कि एक तरफ को भी कट दें तो भी यूरिन की निकासी अच्छी हो सकती है और ऐसे में इजैकुलेशन का प्रिजर्वेशन कई सारे लोगों में दोनों तरफ के बीएनआई से ज़्यादा होता था। दूसरा मॉडिफिकेशन उसमें फिर ये हुआ कि दोनों बायलेटरल बीएनआई करें लेकिन उनको छोटा रखा जाए, यानी कि उस जगह से जहाँ पर आके डक्ट्स जुड़ती हैं उसके काफ़ी ऊपर तक अगर लिमिट कर लिया जाए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर तक, तो भी इजैकुलेशन बच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि लेज़र से बीएनआई करें तो भी इजैकुलेशन बचता है, लेकिन ये दोनों ही अगर आप
चाहे लेज़र से करें या नॉर्मल बीएनआई करें, जिसको कि कॉटरी से बीएनआई करना बोलते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने आप को एक जगह तक लिमिट करना पड़ेगा, जहाँ पर इजैकुलेशन वाली मैकेनिज्म के ऊपर तक लिमिट करना पड़ेगा, तभी वो प्रिजर्व होगा। इसके बाद एक नई और भी चीज़ आई जिसको इम्प्लांटेबल टेम्पररी निटिनॉल डिवाइस बोलते हैं, जो कि वैसे प्रोस्टेट के लिए आया था। इसमें एक डिवाइस को टेम्परली अंदर रख दिया जाता है और वो अंदर यूं स्प्रिंग की तरह से उस जगह को खोल के रखता है, 5-7 दिन तक वहाँ रखते हैं, तो वो भी अंदर कट्स लगा देता है। उसको आजकल बीएनआई के लिए भी प्रमोट करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो काम वो वैसे ही करता है जैसे कि हम कंट्रोल तरीके से अगर लिमिटेड बीएनआई करें या मॉडिफाइड बीएनआई करें, वही चीज़ इफ़ेक्ट करता है। वो 7-8 दिन में करता है, ये हम सामने कर सकते हैं और कैथेटर को अगले ही दिन निकाल सकते, और उसकी अपनी एक कॉस्ट है, तो वो चॉइस वैसे हो सकती है, बट अदरवाइज दोनों की एफिकेसी उस मामले में एक ही है। उस डिवाइस की एफिकेसी प्रोस्टेट को डील करने के लिए उसकी एक एफिकेसी अलग है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।